बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, इस समय ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही है, दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं दर्शकों, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो समंदर में होने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप समंदर में फंस गए। जो बड़े बड़े वॉरशिप तैनात करके कह रहे थे कि इस युद्ध में हमारी जीत होगी, वो अब फंस चुके हैं दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको आज दिखाएंगे एक एक तस्वीर। लेकिन पहले देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो सरेंडर कर चुके हैं समंदर में, लेकिन भारत धुरंधर निकला है। देखा दर्शकों आपने, ये भारत तो धुरंधर बनाए, लेकिन ट्रंप का सरेंडर मैं क्यों कह रहा हूं। ये ईरान की तरफ से दावा किया है कि यूएस नेवी पर हमला किया गया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे ईरान ने बम वर्षा की है। देखा दर्शकों आप, इधर यूएस पे और इधर इजराइल पर ईरान हमले कर रहा है। यानी इस युद्ध में ईरान ने अब अपना सबसे घातक हथियार भी निकाल कर बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये सेजुल मिसाइल से हमला, सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, इधर ईरान के हमादान में कैसे अटैक किया गया है, फुल फ्रेम आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि यूएस इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचाना कम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ईरान में IRGC मुख्यालय पर जो हमला हुआ है, उसकी तस्वीर भी हैरान करने वाली। दिखाइए फुल फ्रेम, कितना तेज अटैक किया गया है। लेकिन दर्शकों, कुछ भी हो, लेकिन समंदर में ईरान सिकंदर है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए, दावा किया जा रहा है, ऐसा ही एक वीडियो आया कि जो यूएस और इजराइल के शिप हैं, उनको ईरान नेस्तनाबूद कर रहा है। ये देखिए जरा, कैसे जलता हुआ शिप दिखाई दे रहा है। दुनिया के शिप फंसे हुए हैं दर्शकों, लेकिन भारत का शिप आ गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि समंदर में कोई सिकंदर हो, कोई धुरंधर हो, लेकिन भारत ने बता दिया है कि वही है असली सिकंदर और असली धुरंधर, क्योंकि भारत के शिप मुद्रा पोर्ट पर आ गए। ये देखिए आप, शिवालिक, जिसमें कई मीट्रिक टन LPG भरी हुई है दर्शकों।
और अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, ये तो एक शिप है, दो पीछे आ रहे हैं, नंदा देवी और जगलाट की, लेकिन कई शिप देशों के फंसे हुए हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है दर्शकों, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, कई देश परेशान है, लेकिन भारत ने बता दिया कि वो अपनी कूटनीति और रणनीति के जरिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का धुरंधर है। दर्शकों, भारत तो धुरंधर निकला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, तो क्या करें? अब वो बाकियों से कह रहे हैं कि मुझे बचाएं, मेरी मदद के लिए आगे आएं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, ये देखिए, उन्होंने ब्रिटेन से कहा है कि आप आ जाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी ताकत दिखाइए। उन्होंने फ्रांस से भी कहा है कि आप भी आइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने शिप्स को तैनात कर दीजिए, वॉरशिप्स लेकर आइए। दक्षिण कोरिया से कहा तो उन्होंने कहा सोचेंगे, अभी वक्त नहीं है। इसके बाद दर्शकों चीन से कहा, चीन जो पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, उसने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। और ये वो देश हैं जो ट्रंप को ठेंगा दिखा चुके हैं, जिसमें जर्मनी भी शामिल है दर्शकों। कोई चुप है तो कोई इनकार कर रहा है, और जापान ने भी कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया भी उसी कतार में आगे खड़ा हुआ है। यानी हॉर्मूज के लिए ट्रंप परेशान हैं, और दुनिया भर में चर्चा है कि ट्रंप की मदद के लिए अब कौन आएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है। 17 दिनों से मिडिल ईस्ट में घमासान है। ट्रंप ने इस युद्ध को जितना आसान समझा था, वो उतना ही मुश्किल हो गया। क्योंकि युद्ध के साथ साथ ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंस गए। इस वक्त ट्रंप की सबसे कमजोर कड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बनी हुई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने समुद्री रास्ते को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। Those countries who are fighting with us, and yes, the oil and the ships which support our enemies, that they are not allowed to go. एक तरफ ट्रंप फंसे हुए हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, लेकिन उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। भारत ने बता दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का धुरंधर है, क्योंकि वहीं से भारतीय जहाज निकल गए हैं और इनमें से एक मुंद्रा पोर्ट पर आज पहुंच गया है। हॉर्मूज महज पानी का एक रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की नब्ज है, जहां से गुजरने वाला तेल तय करता है कि आपके घर का चूल्हा जलेगा या नहीं। इसमें भारत तो धुरंधर है, लेकिन रास्ते का असली मालिक कौन है? दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या ट्रंप की मांग के बाद अब यहां तैनात युद्धपोत तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा रहे हैं? दिखाएंगे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जंग के मैदान की हर एक तस्वीर। दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भारत धुरंधर है और इसीलिए पूरी ताकत के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको बताता हूं कि भारत की ताकत क्या है और डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंसे हुए। पहले तो दर्शकों आप देखिए, भारत लगातार कूटनीतिक प्रयास के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपने जहाज निकाल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया फंसी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ गए। दर्शकों आपको बताएं, ट्रंप ने 7 देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में युद्धपोत भेजने की मांग की। इस मांग पर सहयोगी देशों ने कूटनीतिक रास्ता अपनाया है। हालांकि कई देशों ने ट्रंप को सीधे सीधे ना कह दिया है। इसमें जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने सेना नहीं भेजने का फैसला किया। जो देश आपको बता रहा हूं, जापान ने साफ साफ कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होगा।
और अमेरिका का वफादार साथी ऑस्ट्रेलिया भी सेना नहीं भेजेगा, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी चुप्पी साध ली है। दर्शकों, दक्षिण कोरिया ने कहा कि वो हालात की समीक्षा कर रहा है और सोचेगा। ट्रंप ने चीन का नाम लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मदद की अपील की। दर्शकों, और इस मुश्किल हालात में इटली ने भी अमेरिका से पल्ला झाड़ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपील भी की है। दर्शकों, भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत इस मुद्दे पर सीक्रेट कूटनीति का रास्ता अपना रहा है और इसलिए भारत के जहाज जा रहे हैं। और ईरान से बात कर हॉर्मुज से अपने जहाज भारत निकलवा भी रहा है, मंगवा भी रहा है। यानी हॉर्मुज के मुद्दे पर ट्रंप को झटका मिल रहा है। ना चीन कुछ कह रहा है, ना भारत कुछ कह रहा है। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका को उस तेल की जरूरत भी नहीं है, उसके पास बहुत तेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए प्रभावित देशों को खुद आगे आना चाहिए। ये ट्रंप की खींच है। दर्शकों, दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका को उस तेल की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद बहुत तेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए प्रभावित देशों को खुद आगे आना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं कि ये देश आगे आएं और अपने ही क्षेत्र की सुरक्षा करें, क्योंकि यह उनका इलाका है। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। मेरी समझ से चीन को भी इसमें आना चाहिए। इटली मध्य पूर्व में अमेरिकी नेतृत्व वाले अभियान से अपनी सेना वापस बुला लेगा और ईरान के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लेगा। दृढ़ निश्चय और साहस वाले नेता मानवता के लिए खड़े हैं। दर्शकों, ट्रंप कह रहे हैं कि मदद के लिए आ गया है, बाकी देश कह रहे हैं कि हम नहीं आ सकते। तो सवाल ये दर्शकों कि आखिर इस समंदर का किंग कौन है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किंग कौन है? क्योंकि अब जो इस समंदर की जंग जीतेगा, इस युद्ध का विजेता भी वही होगा। लेकिन दर्शकों, भारत ने तो अपनी कूटनीति के जरिए अब तक इस युद्ध में अपना काम करवाया है और भारत लगातार उस दिशा में काम भी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि ये जो तैयारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये अब दुनिया के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। क्यों, बताता हूं मैं आपको। यहां आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अपनी शिप और यूरोप के भी कई शिप्स हैं जो यहां पर फंसे हुए निकाल नहीं पा रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया में खलबली मच गई। किसी एक देश का मालिकाना हक यहां नहीं बनता है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसा मैंने कहा, उत्तरी हिस्से में ईरान की सीमा लगती है दर्शकों, और दक्षिणी छोर पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है, जिसका मतलब क्या, यहां से सभी देशों के जहाज गुजर सकते हैं। लेकिन भौगोलिक स्थिति की वजह से ईरान की स्थिति यहां पर बहुत मजबूत है दर्शकों। ईरान अपनी नौसेना के जरिए इस पर सैन्य नियंत्रण रखता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हैं आप, कोई जहाज नहीं जा पाता, सिर्फ ईरान का दबदबा है। ईरान सालों से इस रास्ते को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगता है या सैन्य दबाव ईरान पर बढ़ता है, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा जमाता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी देता है दूसरी तरफ, कि वो समुद्री क्षेत्र को सुरक्षा कर रहा है, बंद कर देगा, जबकि अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय दादागिरी बताता है। समुद्री कानून के मुताबिक यहां कोई भी देश युद्धपोत तैनात कर सकता है दर्शकों, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोतों के जरिए भी एक गोली भी चली। आपको बताएं, अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बड़े युद्ध में तब्दील हो रहा है और इसका ग्लोबल असर भी होगा। इस रास्ते के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए आर्थिक मंदी की शुरुआत इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होगी। लेकिन ये रास्ता शांति की उम्मीद और विनाश की आशंका के बीच अभी झूल रहा है। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। सुनवाता हूं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सभी जो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्रों ने एक तरीके से चुप्पी साध रखी है। जाहिर है कि ये जो राष्ट्र हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आकर के जो एक वहाँ पर जो युद्ध की स्थिति बन सकती है, उसमें वो अपनी फिंगर बर्न नहीं करना चाहते, अपनी उंगलियां नहीं जलाना चाहते। वो इस बात को लेकर के आशंकित भी हैं कि यदि उन्होंने इस तरीके का कोई इंटरवेंशन किया तो उन्हें युद्ध में उतरना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, लोग पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिकंदर कौन है, किंग कौन है? पता नहीं दर्शकों, लेकिन इस वक्त भारत की कूटनीति अगर देखी जाए तो भारत ही यहां का धुरंधर है।
मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, दुनिया के बड़े बड़े देशों के शिप वहां फंसे हुए हैं, लेकिन भारत की कूटनीति आप देखिए, यह है शिवालिक जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है वो जहाज जिसमें कई उम्मीदें हैं, आशा हैं, और ये भारत में आ गया है, मुंद्रा पोर्ट पर खड़ा हुआ है। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। दर्शकों, जब शिवालिक जहाज आया मुंद्रा पोर्ट पर तो हमारी टीम मौजूद थी। देख रहे हैं आप, हमारी सहयोगी दिखा रही हैं आपको वहां से ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिखाइए जरा। आर भारत की टीम ने पूरा एक एक जानकारी आपके लिए लेकर आया है, सुनवाइए। मुंद्रा पोर्ट पर हम खड़े हैं और शिवालिक जो शिप है वो यहाँ पे डॉक होने जा रही है, और ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जो तस्वीर है वो तिरंगे की शान है, तिरंगे की पहचान है, और ये जो इंडिया और ईरान के बीच में टॉक्स हुए, स्ट्रैटेजिक टॉक्स हुए कंसिस्टेंटली, ईरानियन अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस किया कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जो 2 शिपमेंट्स है वो छोड़नी चाहिए। और हमें पता है कि पहले से ही भारत और ईरान के जो संबंध है, जो रिलेशंस है, उसके आधार पर शिवालिक जो है वो 46,000 मेट्रिक टन गैस लेकर आता हुआ हमें दिख रहा है। देखा आपने हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। लेकिन दर्शकों, तो एक जहाज अभी रास्ते में है, नंदा देवी। ये नंदा देवी भी जल्द ही भारत पहुंचने वाला है। आपको बताया, नंदा देवी के बाद एक और जहाज है जगलाट की, और ये भी भारत जल्द ही पहुंचने वाला है। लेकिन दर्शकों, यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया पूछ रही है किस कदम है। हम कह रहे हैं भारत कदम है। और ये भारत कदम क्यों है, कैसे है, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। यह है दर्शकों मुंद्रा पोर्ट, जहां पर शिवालिक पहुंच चुका है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। युद्ध के बीच भारत ने बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मुश्किल में है, मैंने बताया, उसी हॉर्मुज में भारत ने शान से तिरंगा लहरा दिया है। हॉर्मुज से भारत का पहला जहाज शिवालिक भारत पहुंच गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 14 मार्च को शिवालिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रवाना हुआ और आज शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर के बराबर है। जो आपके घर सिलेंडर है ना, ऐसे 32 लाख से ज्यादा सिलेंडर। और भारत का दूसरा जहाज भी है दर्शकों, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, नंदा देवी। ये भी जल्द भारत पहुंचेगा। ये अभी समंदर में है, रास्ते में। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। नंदा देवी जहाज कल कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। नंदा देवी करीब 46,000 टन एलपीजी लेकर आ रहा है। इसके आने से गैस की कमी का जो सामना किया जा रहा है, उससे राहत होगी। इसके अलावा तीसरा जहाज भी है दर्शकों, जगलाड़की। ये भी रास्ते में, ये भी भारत का जहाज है, और इस पर करीब 81,000 टन कच्चा तेल है। अभी फारस की खाड़ी में 22 भारतीय जहाज मौजूद हैं। ये सभी हॉर्मुज में धीरे धीरे भारत की तरफ निकलेंगे, वहां से रवाना होंगे। ईरान ने युद्ध के बीच साफ कर दिया है कि वो भारतीय जहाजों का रास्ता नहीं रोकेगा, और ईरान ने दुश्मन को रास्ता नहीं देने का ऐलान कर दिया है। यानी अमेरिका और इजराइल के साथ उसके दोस्तों को रियायत नहीं मिलेगी, सिर्फ भारत को रियायत मिलेगी। और ईरानी प्रतिनिधि इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। We are not happy with the suffering of other people. युद्ध की वजह से बहुत सारे लोग गैस और तेल की कमी से जूझ रहे हैं। हम अपनी रक्षा हॉर्मुज में कर रहे हैं। ईरान इस रास्ते पर शुरू से ही कोई बाधा नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर ईरान से लड़ना चाहते हैं। ईरान दूसरे देशों को रास्ता देना चाहता है, लेकिन जो हमसे लड़ाई कर रहे हैं या फिर जो उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पर रास्ता नहीं देंगे। लेकिन जो देश युद्ध के पक्ष में नहीं है, उन्हें हम इससे प्रभावित नहीं होने देंगे। Yes, the oil and the ships which support. लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये भारत की कूटनीति है। क्यों है दर्शकों, इससे समझिए। क्योंकि भारत अपना हित देख रहा है। देश भर में अलग अलग तरह की बातें कही गई, गैस की कमी है, ये है, वो है। लेकिन देख लीजिए, ये भारत का जहाज है शिवालिक, ये पहुंच गया है और इसमें कई टन गैस मौजूद है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं मैं, ये जहाज जब यहां पर पहुंचा है तो इसे लेकर तमाम तरह की बातें कही गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत का जहाज तो नहीं निकला है, वो तो बहुत पहले निकल गया है। अलग अलग तरह की थ्योरी सामने। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। ये जो जहाज आप देख रहे हैं शिवालिक, ये 10 दिन बाद भारत पहुंचा है। कतर के
ये जो पोर्ट है रास लाफान पोर्ट, वहां से इसमें गैस भरी गई। 7 मार्च को दोपहर 2:53 पे चला था और कतर के बाद इसका अगला पड़ाव था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध शुरू हो गया। दर्शकों, ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता रोक दिया। इसकी वजह से शिवालिक को वहां पर रुकना पड़ा। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने फंसे जहाजों के लिए रास्ता मांगा। ईरान ने भारतीय संबंधों को देखते हुए रास्ता दे भी दिया। 14 मार्च को हॉर्मुज से शिवालिक एलपीजी जहाज रवाना हुआ। शिवालिक जहाज भारत का लार्ज गैस कैरियर है। ये एक दिन में 35 से 50 टन हैवी तेल की खपत करता है, जो 1800 से 2400 लीटर तेल के बराबर होता है। लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है और लंबे समय से कर रहा है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान की सरकार के द्वारा भारत के 3 शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने की अनुमति देना ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो कितने गहरे हैं, कितने मजबूत हैं। और एक युद्ध की स्थिति में भारत की सरकार जिस तरीके से ईरान की सरकार के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखते हुए इस शिप के मूवमेंट को करा पाने में सफल रही है, वो भारत की सरकार की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, एक कूटनीतिक विजय है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो सरकार है वो सभी पक्षों के साथ एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव के साथ एंगेज कर रही है। ऐसे युद्ध की स्थिति में कि जब ईरान की सरकार के द्वारा एक तरीके का ब्लॉकेड वहाँ पर करके रखा गया है, ऐसे में भारतीय जहाज़ों को परिचालन की अनुमति देना ये जाहिर है कि भारत और ईरान के संबंधों की गहराई को दर्शाता है। दर्शकों, भारत की कूटनीति मैंने आपको बता दी और भारत के जहाज आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी भी बड़ी मुश्किल है। खबर मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, ईरान ने अमेरिका के तेल टैंकर को उड़ा दिया। देख रहे हैं आप, दावा ये कि इराक के समुद्री इलाके में हमला किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। देखा दर्शकों आपने, ये ईरान की स्ट्राइक और आप देखिए हजारों जहाज फंसे हुए हैं और ट्रंप गुहार लग रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, जरा मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए दर्शकों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप को फंसा दिया, क्योंकि यहां से जो तेल और जो बड़े बड़े कमर्शियल जहाज निकलते हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप परेशान, क्योंकि यहां से दुनिया आर्थिक तौर पर आगे चलती है। अब मैं आपको दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या है। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी से मदद मांगी है, मैंने आपको दिखाया, लेकिन भारतीय जहाज निकल रहे हैं। और भी कई देश हैं जो ईरान से अच्छे संबंध रखते हैं, उनके जहाज निकल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी नाटो की मदद नहीं करूंगा। यही है दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत। वो इस युद्ध में खुद तो परेशान हैं, वो दूसरों को भी खींचना चाहते हैं और इसके लिए कभी वो नाटो को टूटने की बात कहते हैं तो कभी चीन को धमकी देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप पूरी तरह अकेले पड़ गए, ये बता चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज से जहाजों को निकलने का रास्ता साझा किया जाए। अमेरिका और नाटो देश के युद्धपोत हॉर्मुज से जहाजों को एस्कॉर्ट करें। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को लगता है कि युद्धपोत भेजने से जंग भड़क सकती है, ईरान उनके बेस पर मिसाइल हमला कर सकता है। इसलिए इन देशों की चुप्पी बहुत कुछ बताती है, क्योंकि सभी ने इनकार कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाटो देशों का साथ ना मिलने से ट्रंप नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप ने मदद नहीं करने वाले साथियों को अब चेतावनी दे दी। ट्रंप ने कहा इसका असर नाटो पर पड़ेगा, इस गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप ने सहयोगी देशों को भी अमेरिका ने हमेशा मदद की है ये याद दिलाया, और अब देश जो बाकी देश हैं उसके साथ खड़े हों, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर चीन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। चीन ने इनकार कर दिया है और ट्रंप नाराज हो गए। अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप चीन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित शिखर बैठक टाल सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो प्रभावित यात्रा से पहले बीजिंग का रुख जानना चाहते हैं। ट्रंप की बीजिंग यात्रा में देरी हो सकती है। ये स्थितियां हैं दर्शकों इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, लेकिन इन सब के बीच ईरान क्या कह रहा है ये आपको सुनवाता हूं। No, we never asked for a ceasefire. हमने कभी युद्ध विराम या बातचीत की मांग नहीं की। हम तब तक अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं
जब तक राष्ट्रपति ट्रंप यह स्वीकार नहीं कर लेते कि यह एक अवैध युद्ध है। इस जंग में ट्रंप को कोई जीत नहीं मिली है। ट्रंप लोगों को मारकर खुश हो रहे हैं। हमारे जहाज़ों को डुबोकर ट्रंप खुश हो रहे हैं। ट्रंप युद्ध अपराध कर रहे हैं। अब दर्शकों, आपने देखा भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जहाज फंसे हुए हैं, बाकी देशों के फंसे हुए हैं और बाकी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को मदद के लिए भी नो कह दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं नाराज ट्रंप क्या कर रहे हैं। नाराज ट्रंप ने चाबहार पोर्ट पर अटैक कर दिया। देखिए जरा, यानी ट्रंप कह रहे हैं मेरे जहाज नहीं निकलेंगे तो मैं भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर धमाके करूंगा। सुनिए जरा। Vay gumruk çava. Gumruk çava. Gumruk çava. Gumruk çava. अब दर्शकों, आप ये देखिए, अमेरिका इजराइल दोनों ईरान पर अटैक कर रहे हैं। यानी एक तरफ पोर्ट पर अटैक किया जा रहा है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर धमाका। यानी अब वो ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं ईरान के IRGC हेडक्वार्टर पर जो एयर स्ट्राइक की थी उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये हमले बताने के लिए काफी हैं कि इस समय स्थितियां डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि समंदर में अगर उनके पक्ष में नहीं है तो वो हवा से ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने चाबहार पोर्ट पर निशाना साधा है। दर्शकों, आइए जरा मैं आपको बताता हूं चाबहार पोर्ट कितना महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं, जंग के 17वें दिन अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर अटैक किया है। ये चाबहार पोर्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिकी जेट ने चाबहार फ्री ट्रेड जोन में पीछे हमला किया। पहाड़ी इलाके में मौजूद ईरानी सेना की फैसिलिटी को निशाना बनाया है। हमले के बाद वहां जोरदार धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। हमले में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, ईरान अब तक इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन आपको बताएं, चाबहार ईरान का एक अहम बंदरगाह है। चाबहार ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है दर्शकों, और गल्फ ऑफ ओमान के किनारे बड़ा बंदरगाह है। चाबहार रणनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जाता है क्योंकि यहां से बिना हॉर्मुज में दाखिल हुए सीधे हिंद महासागर में आप पहुंच सकते हैं। और आपको बताएं, जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। ऐसे में चाबहार को समुद्री आवाजाही के लिए बड़ा विकल्प माना जा रहा है। भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था। भारत ने चाबहार पोर्ट पर एक टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी ली थी। ये काम इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जरिए किया जा रहा है। आपको बताएं, चाबहार पोर्ट के लिए एक बंदरगाह नहीं, भारत के लिए ये रणनीतिक दरवाजा भी है। ये पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचा देता है। चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में भी देखा जाता है। ग्वादर और चाबहार के बीच दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। इस इलाके में कोई भी हलचल क्षेत्रीय शक्ति को, संतुलन को बिगड़ जाती है और इसीलिए चाबहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। फॉरेन एक्सपर्ट इस हमले के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अमेरिकी मिसाइल्स द्वारा चाबहार पोर्ट पर अटैक किया गया है, तो ऐसे में चाबहार पोर्ट का भारत के ऊपर जो असर है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस समय ये भी खबर आ रही है कि वो मिलिट्री फैसिलिटीज पर इजराइल और अमेरिका द्वारा हमले हो रहे हैं। जितनी भी ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, चाहे वो चाबहार पोर्ट पर हो, और पहले खर्ग आइलैंड की भी खबर आई थी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिस्ट्रक्शन की खबर नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत ने 2024 में उनके साथ जो पैक्ट साइन किया है अगले 10 सालों के लिए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंश्योरेंस पर सबका इसका असर होते हुए जरूर तौर पर दिखेगा। तो आगे आने वाले देखने वाली बात यही होगी कि क्या सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर अटैक होता है अमेरिका और इजराइल के तहत, या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होता है। लेकिन दर्शकों, एक बात आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंसे हुए हैं, वो हमला कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट तक पर हमला कर दिया है, तो ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने भी जवाब देने के लिए दुबई में हमला कर दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। यानी ईरान भी पूरी तरह से मैदान में डटा हुआ है। और दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दुबई में जो एयरपोर्ट है उसके पास तेल डिपो है, वहां पर भी आग लगी हुई है। देख रहे हैं आप, ये रिकॉर्ड किया गया है, बाकायदा बताया गया है कि इस समय वहां पर भी खतरा है।
क्योंकि जब निशाना बनाया गया तो वहां पर कैसी रिकॉर्डिंग की गई आपके सामने है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, फुजैरा की तस्वीर पूरी दुनिया में आ रही है। यह है वो पोर्ट जहां पर दोबारा हमला किया गया, हमला किया उसके बाद फिर हमला किया, यानी इस समय ईरान अमेरिका की नस दबा रहा है, वो है मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएई और सऊदी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अगर ईरान हमला करता है तो डोनाल्ड ट्रंप जवाब में चाबहार पोर्ट पर निशाना बनाते हैं, तो ईरान क्या करता है, दुबई एयरपोर्ट पर हमला कर देता है। ईरान खाड़ी के देशों पर लगातार हमला कर रहा है। आपको बताएं, ईरान सबसे ज्यादा निशाना यूएई को बना रहा है। ईरान अब तक यूएई के ठिकानों पर 1600 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। दुबई से लेकर अबू धाबी तक 300 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया। सोमवार को ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट ने उड़ानों को निलंबित कर दिया। अबू धाबी में ईरान के मिसाइल अटैक में एक शख्स की मौत की खबर है। एक गाड़ी पर मिसाइल गिरने से फिलिस्तीनी नागरिक की जान चली गई। जानकारी यह भी है कि ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर दोबारा मिसाइल से हमला किया। 2 दिन पहले भी ईरान ने इसी पोर्ट पर मिसाइल दागी थी दर्शकों, और ईरान के हमले में बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा था। दावा यह कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए सऊदी, यूएई में स्थित अमेरिकी अड्डों पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। खबर यह भी है कि ईरान के पलटवार के बाद सऊदी सरकार काफी नाराज है। सऊदी ने अमेरिका में अपनी वायु सेना की ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दी है। दावा यह कि अमेरिका अब सऊदी के फाइटर जेट से ईरान पर हमला करता है। जंग के बीच यूएई की सरकार ने फेक न्यूज पर भी सख्त एक्शन लिया है। यूएई की सरकार ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें 19 भारतीय नागरिक हैं। यूएई के अधिकारियों ने कहा इन लोगों पर फेक वीडियो फैलाने का आरोप है। लेकिन जो भी हो दर्शकों, इस समय दुबई में, मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं। कोई इससे कितना ही इनकार करे, लेकिन तस्वीर अलग है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। देखिए, पहले गल्फ के देश कह रहे थे कि हम अमेरिका को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे एयरबेस इस्तेमाल करे, हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो सब ने अपने एयरबेस और अपने एयर स्पेस कदमों में रख दिए अमेरिका के कि हाँ जी साहब मारिए, यहाँ से मारिए। इजराइल तक को एयर स्पेस दिया है। तो ईरान ने पहले कह दिया था कि साहब अगर आप उनको ये एयर बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने देंगे, इसका मतलब आप भी हमारे साथ दुश्मनाई मोल ले रहे हैं और हम उन्होंने एयर बेसिस को पलटवार करके हिट करेंगे। फिर आपको उस वक्त रोना नहीं चाहिए अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं कोलैटरल डैमेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसके चलते अब साहब ईरान के जो चीन ने बहुत कोशिश कराई थी कि ये जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में शांति हो जाए, जो अच्छे देश बाकी गल्फ़ के देश हैं उनके बीच में शांति हो जाए। लेकिन वो सारा अब धरा का धरा रह गया है, क्योंकि अब तो तकरीबन ओपन में दुश्मनाई आती जा रही है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस समय अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान मुश्किल क्यों पैदा कर रहा है, क्योंकि उसके पास है ताकत है दर्शकों, और वो ताकत को दिखा रहा है। उसने अपनी मिसाइल सेजिल को बाहर निकाला है। यह है सेजिल मिसाइल जिसे मैं दिखा रहा हूं दर्शकों, दिखाई है। इससे हमला कर दुनिया को चौंका दिया है। यह दर्शकों 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं, ईरान की डांसिंग मिसाइल इसे कहते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इतनी तेजी से जाती है कि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। अब दर्शकों आपको दिखाएं, ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और इसे लॉन्च कर दिया। फुल फ्रेम दिखाई इसकी तस्वीर। अब आप समझिए दर्शकों, अगर ईरान की ताकत की बात करें तो सिर्फ उसकी ताकत है उसकी मिसाइल, उसकी ड्रोन पावर, उसकी मिसाइल पावर। जंग के बीच ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान सेजिल 2 मिसाइल के अटैक से तबाही मचा रहा है। यही है सेजिल। तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान इसी मिसाइल से हुआ है। ईरान ने इसी मिसाइल से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसने इजराइल के हवाई अड्डे, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह कि यह घूमते हुए हमला करती है दर्शकों।
सेजिल मिसाइल की खासियत यही है। आपको बताएं, एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डांसिंग मिसाइल के नाम से यह जानी जाती है। उड़ान के दौरान दिशा बदलने में यह माहिर है। इसको इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस को भी यह चकमा देने की ताकत रखती है। इसकी लंबाई करीब 18 मीटर है और इसका वजन लगभग 23,600 किलोग्राम है। इसकी मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर तक है दर्शकों, और 1,000 किलो हथियार ले जाने में यह सेजिल मिसाइल सक्षम है। परमाणु हथियार से भी हमला कर सकती है। आपको बताएं, इसी को लेकर ईरान अभी युद्ध में बना हुआ है, क्योंकि कहीं खुर्रम शहर, कहीं खैबर शेकन और अब सेजिल से हमला। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, सुनवाता हूं आपको। सेजिल 2 है, उसी को जो ईरान की सेजिल 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसी को डांसिंग मिसाइल कहते हैं। जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो एक स्टैंडर्ड, एक रूटीन पाथ फॉलो करती हैं। एक मतलब जो कोऑर्डिनेट्स के जरिए एक उसका स्टीरियोटाइप पाथ है, एक स्टैटिक पाथ है। उस पाथ में कोई चेंजेस नहीं है, जो कोऑर्डिनेट्स उसके शुरू में हैं, और इसीलिए उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। बिकॉज अगर किसी मिसाइल्स के कोऑर्डिनेट्स का पता लग जाता है और उसकी स्पीड का पता होता है और उसका डायरेक्शन पता है, तो फिर जो इंटरसेप्ट करने वाले सिस्टम्स हैं, जैसे पैट्रियट है, जैसे थार्ड है, जैसे हमारे यहाँ S-400 है, ये उस मिसाइल की फिर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, किस स्पीड पे, वो सब जज करके और उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। जो डांसिंग मिसाइल है, जो सेजिल 2 है, उसके अंदर एक खूबी ये है कि वो अपना फ्लाइट पाथ चेंज करती है। जो उसका फ्लाइट पाथ है, उसमें उसकी एलिवेशन, उसकी डिप्रेशन, वो अपने फ्लाइट पाथ की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देती है, स्लो कर लेती है, जो कि बहुत बड़ी काबिलियत है। और उससे जो है उसका फ्लाइट पाथ की एग्जैक्ट जो वो है कोऑर्डिनेट्स, वो नहीं जज कर पाता जो इंटरसेप्ट करने वाला, और वो एंटी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं जैसे पैट्रियट और मैंने पहले बताया, उनको डिसीव कर देती है। देखा दर्शकों आपने, ये है ईरान की ताकत। लेकिन दर्शकों, यही तो ताकत का खेल है जो युद्ध में एक दूसरे पर हमला करने के लिए उकसाता है। और देखिए वही हुआ। तेहरान के एयरपोर्ट पर जो हमला किया है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों, ये आप देखिए वेस्ट तेहरान पर कैसे स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है और उसे नेस्त नाबूद कर दिया। मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन दर्शकों, ईरान जैसे मैंने आपको बताया मिसाइल से हमला कर रहा है, ये आप देखिए तेल अवीव जैसे जल रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि अभी इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं दर्शकों, ईरान के विदेश मंत्री ने आज वार्निंग दे दी है, वो सुनवाता हूं आपको। वे जनता को नहीं बताएंगे। मैंने बस उनकी गलत जानकारी के बारे में सच सामने रखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया। उस पर कभी हमला नहीं हुआ। वह कभी जल नहीं रहा था। शुरू करने से पहले मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन ईरान बहुत सारी फेक न्यूज़ के लिए जाना जाता है। वे हमारी फेक न्यूज़ से निपटते हैं और मुझे सच में लगता है कि यह बहुत आपराधिक है, क्योंकि हमारी मीडिया कंपनियां, जिनकी कोई साख नहीं है, ऐसी जानकारियां दे रही हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि वह झूठी हैं। यह देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि वे गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। जितना समय लगे उतने समय तक हम अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आता कि यह एक अवैध युद्ध है जिसमें कोई जीत नहीं है। लेकिन दर्शकों, इस बीच दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि उसने खामनेई की हत्या का बदला ले लिया है, नेतन्याहू को मार दिया है। नेतन्याहू के आधिकारिक आवास पर हमला किया है और ईरान कह रहा है कि इसमें उनकी मौत हो गई। दुनिया भर में ये बातें कही गई कि नेतन्याहू मर चुके हैं। लेकिन दर्शकों, नेतन्याहू की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया गया। वो बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं और अलग अलग उन्होंने दावे किए हैं। लेकिन नेतन्याहू मर चुके हैं, ये ईरान दावा कर रहा है। लेकिन कई सारे वीडियोज आए जिसको लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक, ये आप देखिए दर्शक, ये है वो कॉफी पीते हुए वीडियो जिसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। सुनिए जरा इसको।
ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים, להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון. दर्शकों, नेतन्याहू ने यह वीडियो जारी किया। लोगों ने कहा कि यह फेक है, लेकिन यह वीडियो सही है दर्शकों। और इजराइल कह रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है, लेकिन ईरान इस समय यूएस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, नेतन्याहू को मारना चाहता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस को टारगेट किया है। समंदर में अमेरिकी नेवी युद्धपोत पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद यूएस नेवी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर भी हमला किया। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी ईरान ने नेतन्याहू को टारगेट किया, फिर इजराइल के पीएम की मौत की अफवाह फैली, जिसके बाद नेतन्याहू ने कॉफी पीते हुए वीडियो जारी किया। और आज एक बार फिर नया वीडियो नेतन्याहू ने जारी किया है। इजराइल ने फिर कहा कि नेतन्याहू सुरक्षित हैं और भारत में इजराइल के राजदूत ने भी शांति की इच्छा जाहिर की। रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने कहा है, इजरायली लोग हालात सामान्य होते देखना चाहते हैं, इसके लिए वो तैयार हैं। पीएम नेतन्याहू हमेशा की तरह अपना काम कर रहे हैं। लोगों को मारना ईरान की नीति है, इजराइल की नहीं। उन्होंने ईरानी शासन अपने लोगों को मारता है, ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये युद्ध इस समय जितना ज्यादा ड्रोन्स, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम का है, उससे कहीं ज्यादा इस समय युद्ध ये नैरेटिव्स के तौर पर पहुंच चुका है। क्योंकि अगर हम डे 1 से देखें तो जब खुमैनी की डेथ का अमेरिका ने इसका ऐलान किया था, लेकिन 2 दिन तक ईरानी फौजों की तरफ से, IRGC की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं आई थी। इसी तरीके से अब जब बेंजामिन नेतन्याहू के एलिमिनेशन की खबर आ रही है ईरान की तरफ से, तो वो बार बार ये मेंटेन कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है और इजराइल अभी भी सेफ हाथों में है। उस दौरान ये अब वीडियो जनरेट होना उनका वो AI जनरेटेड है या नहीं, तो ये सारी नैरेटिव्स की बात है। क्योंकि ये नैरेटिव सीधे सीधे जो वहां की दोनों की लड़ती हुई सेनाएं हैं उनके लिए एक मॉरलाइजेशन, डीमोरलाइजेशन और एक मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि युद्ध अभी जल्दी खत्म होते नहीं दिख रहा है, तो इसमें नैरेटिव्स उतने ही काम कर रहे हैं जितने की जमीनी या एयर तौर पे लड़ाइयां। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस समय कुवैत पर अटैक हो रहा है और कुवैत में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। और दर्शकों, कुवैत में एयरपोर्ट पर देख रहे हैं आप कैसे ईरान ने अटैक कर दिया। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। ये अटैक बताने के लिए काफी है कि इस समय मिडिल ईस्ट में पूरे हालात खराब हो गए। दर्शकों, ये तस्वीर आपने देखी, इस समय मिडिल ईस्ट में हालात खराब है और अब दावा किया जा रहा है इसी को लेकर देश में क्या गैस की किल्लत बनी रहेगी या ठीक हो जाएगी। गैस के शिप आ गए। दर्शकों दिखाइए जरा तस्वीर। और उसके बाद सिलेंडर की दिक्कत खत्म हो गई, लेकिन कालाबाजारी खत्म नहीं हो रही है। ये यूपी के जौनपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। 53 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो तस्वीर आपके सामने है। अगली तस्वीर दिखाइए। यहां पर राजस्थान में 102 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। देख रहे हैं आप, यहां पर सिलेंडर रखे हुए हैं। गरीब लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा और लोगों की कालाबाजारी चल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। उत्तराखंड में हरिद्वार में देख रहे हैं आप कैसे कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी अब प्रशासनिक अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर सिलेंडर बरामद किए गए। अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली की तस्वीर। दिखाइए जरा। मुंडका में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 610 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यानी अभी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी खत्म नहीं हुई है। और दर्शकों, दिल्ली में यह कार्रवाई की है
दिल्ली में एक शख्स को पकड़ा गया है सिलेंडर के साथ। अगली तस्वीर दिखाइए, अलग अलग जगह पर क्या एक्शन लिया जा रहा है दिखाता हूं मैं आपको। मूव कीजिए इसे, मूव कीजिए इसे। और इसको लेकर मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए जरा। सबसे पहले क्रूड, पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% supply to CNG and PNG customers is made, CNG for vehicles is made. सबसे पहले क्रूड, पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% supply to CNG and PNG customers is made, CNG for vehicles is made. लेकिन दर्शकों, इस समय देश में कालाबाजारी हो रही है और इसे लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है। देश में गैस और तेल को लेकर सरकार ने जानकारी दी है। देश में स्थिति अभी भी चिंताजनक है, लेकिन घरेलू LPG गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने कहा है पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद है, सभी जगह पर पर्याप्त गैस है, पेट्रोल है, कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग भी हो रही है। आपको बताएं, कालाबाजारी करने पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उपभोक्ता ऑनलाइन सिलेंडर की बुकिंग करें, अफवाहों पर और पैनिक बुकिंग पर ध्यान ना दें। आपको यह भी जानकारी दे दें, जगलाट की शिप कल मुद्रा पोर्ट पहुंचेगा। नंदा देवी जहाज कांडला पोर्ट पर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलग अलग जगह पर 22 जहाज मौजूद हैं और जंग के बीच सरकार पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है। यही तस्वीर दर्शकों देश भर में हम बता रहे हैं कि इस समय स्थितियां ठीक हैं, दिक्कत नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज देश में सियासत में इस समय बवाल मचा हुआ है क्योंकि चुनाव आ गए हैं दर्शकों। और आज बंगाल में जबरदस्त तस्वीर देखने को मिली। दिखाइए पहली तस्वीर, ममता बनर्जी, जहां एक तरफ राज्यसभा चुनाव में अलग अलग जगह पर स्थितियां अलग हैं और दिल्ली में आज टीएमसी ने राज्यसभा में प्रदर्शन किया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। All the power to do it. Secretary, the principal secretary, the home secretary have been removed by the election. ये देखिए दर्शकों, ममता बनर्जी ने आज कोलकाता की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। फुल फ्रेम दिखाइए, गैस सिलेंडर को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। दर्शकों, इधर ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया और बता दिया कि बंगाल चुनाव इस बार कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। रिपोर्ट दिखाता हूं। ममता बनर्जी मुश्किल में है, उन्हें अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आने लगा है। ममता ने बंगाल में SIR रोकने के लिए सारे पैंतरे आजमाए, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंची, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब चुनाव आयोग ने ममता के करीबी अफसरों को किनारे लगा दिया। पश्चिम बंगाल में टॉप के सभी अफसरों को घर बैठा दिया गया है, जिसके बाद ममता बौखलाई हुई है। ततोई करो हमला, जीतबे किंतु बांग्ला। चुनाव आयोग ने देर रात ये फैसला लिया। आज दोपहर ममता कोलकाता की सड़कों पर उतर आई, केंद्र सरकार पर हमला बोला, पेट्रोल गैस पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग को जो नहीं कहना था वो भी कह दिया, लेकिन ये सब चल ही रहा था कि बीजेपी ने बड़ा बम फोड़ दिया। बीजेपी ने ममता के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को फिर मैदान में उतार दिया है। लेकिन दर्शकों, इस समय बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से मैदान में उतरी हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि इस बार फिर उनकी सत्ता रहे। लेकिन इस बार ने फिर शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होना है, 2 चरणों में। चुनाव आयोग ने 4 मई को काउंटिंग की घोषणा की है। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने कल ही वोटिंग गिनती की तारीखों का ऐलान किया था। चुनाव की घोषणा के अगले ही दिन बीजेपी ने धमाका कर दिया। खबर यह है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु को फिर से मैदान में उतारा है। शुवेंदु अधिकारी ममता की सीट भवानीपुर से चुनाव में उतरेंगे। भवानीपुर सीट से अभी तक ममता बनर्जी विधायक हैं और 2021 के चुनाव में ममता ने नंदीग्राम में हार का सामना किया था।
बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए हराया था, जिसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर पहुंची और उपचुनाव में जीत हासिल की। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। वो यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2011-2016 में भी ममता बनर्जी इसी सीट से विधानसभा में पहुंची थी। बीजेपी ने शुवेंदु को केवल भवानीपुर ही नहीं, नंदीग्राम से भी मैदान में उतारा है दर्शकों। मतलब ममता को सीधा चैलेंज दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो फिर वो नंदीग्राम से मैदान में उतर कर दिखाएं। दरअसल बीजेपी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी की है। बंगाल में बीजेपी की लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इस लिस्ट में केवल ममता को घेरने की कोशिश नहीं की, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की घेराबंदी भी की है। पार्टी ने डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हलदार को मैदान में उतारा है और चर्चा की थी कि डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि अभिषेक डायमंड हार्बर सीट से ही सांसद हैं। अब अभिषेक वहां नहीं आ सकते हैं, उनका उतरना मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि दीपक हलदर मजबूत उम्मीदवार हैं और यहां से फाइट भी जबरदस्त होने की उम्मीद है। लेकिन जैसे शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। शुभेंदु अधिकारी तो 2 जगह पे खड़ा हुआ। अभी ममता दीदी ने शुभेंदु को इतना भय मिलता है, इतना डर से, शुभेंदु का डर से अभी किधर खड़ा होगा वो दूसरा जगह पे ढूंढेंगे। भवानीपुर में तो खड़ा नहीं होंगे। दर्शकों, अब जीत के दावे तो अभी से किए जाने लगे हैं, लेकिन सियासत में कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनवाता हूं आपको। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, अलग से ये स्वतंत्र इकाई है। यह निर्णय अपने आप निर्णय लेती है और जो उनको ठीक लगता है निर्णय लेती है, क्योंकि उनको एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना है और लोगों के मन में डर और भय न रहे, उसके साथ चुनाव कराना है। तो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया। जो भी चुनाव आयोग निर्णय लेता है उसका हम स्वागत ही करते हैं। हम चुनाव आयोग पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं। एक कांग्रेस पार्टी है, टीएमसी है, यह चुनाव आयोग को प्रश्न खड़ा करती है। बंगाली इस वक्त ये कह रहा है कि हमको बंगाल को बचाना है। अब बंगाल बचाने की लड़ाई है और उसमें भाजपा ही उन लोगों का पास विकल्प है। मोदी जी ही बंगाल बचा सकते हैं। सभी बंगालियों को ये बात पता है, बंगाल बचाने की लड़ाई है। अब इसमें और कुछ नहीं, बंगाल कैसे बचाया जाए, अब ये उसकी लड़ाई, ये चुनाव उसी पर है कि हमारे बंगाल, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को अब बदलने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। तो दीदी जा रही है तो पूरा जनता ये जान रहे हैं ममता जी का जितना इमोशन है ना, वो है बांग्लादेशियों घुसपैठियों का प्रति। इसीलिए वो यह नो कॉन्फिडेंस का बातें कर रहे हैं। ये मोशन और इमोशन की लड़ाई में पश्चिम बंगाल की जनता नहीं है। वो ममता को की सरकार को विसर्जन देने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों, इधर आज चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है बंगाल में और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बताएं, सीसी ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग ने अलग से ये बताया है कि जो अधिकारी बंगाल में हैं, अब उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आइए आपको बताते हैं क्या एक्शन लिया गया है। सबसे पहले आप देखिए, नंदिनी चक्रवर्ती और उसके बाद पीयूष पांडे नए डीजीपी हैं और सुप्रतिम सरकार जो सीपी हैं, इनको तीनों को हटा दिया गया है। और अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बंगाल में अभी से सियासी सरगर्मी बढ़ाने वाली है। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किल में है। ममता पर इलेक्शन कमीशन भी शिकंजा कस रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ममता के करीबियों पर एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने 6 अफसरों को हटाया है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटाया। नंदिनी की जगह दुष्मंत नरियाला को सीएस बनाया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी पीयूष पांडे की भी छुट्टी कर दी है। पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार भी हटा दिए गए। उनकी जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता का कमिश्नर बनाया है। राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की भी छुट्टी हो गई है। जेपी मीणा की जगह संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है, जिन्हें हटा दिया गया है और उन्हें चुनाव का कोई काम नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू है। इलेक्शन कमीशन ने कल ही चुनाव का ऐलान किया था और आज ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर बीजेपी ने भी बयान दिया है और इसको लेकर पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुनवाता हूं आपको। ये पश्चिम बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है टोटल पॉलिटिसाइज्ड है। प्रशासन बोलकर अलग कुछ नहीं है। तृणमूल पार्टी, प्रशासन, पुलिस जो भी है सब गुल मिल गया है।
नेता मंत्री, क्रिमिनल्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर एक फुटबॉल का माफी हो गया। उसी से तृणमूल कांग्रेस का खेला चल रहा है, तो उसका तो बदलना चाहिए। अभी चुनाव आयोग क्या किया और क्या कर सकते हो तो आने वाले दिन बताएगा। जनता को भयमुक्त एक निष्पक्ष चुनाव उपलब्ध कराना ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है, तो उसका उसको करना है। इसमें हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कहना है ये है, जो फॉर्म 7 SIR का समय हम लोग दाखिल नहीं कर पाए, तृणमूल हम लोगों को रोक दिया था, हमारा कार्यकर्ता से छीन लिया, पुलिस जैसे जब्त कराया SIR फॉर्म 7 जो पुलिस कर नहीं सकते कानूनन तरीके से, ऐसा कोई जगह उसका पास नहीं है, उसका ऊपर भी सुनवाई होना चाहिए। कि जहां पर लगता है किसी अधिकारी को हटाना है, बदलना है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब से चुनाव होते आ रहे तब से इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जिनको विरोध करना है भारत का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का, और वो नेता का नाम अब LOB बन गया है, लीडर अपोजिंग भारत, और वो लगातार यही कर रहे हैं। देखिए, ये तो वेल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके की आला अधिकारी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में अपने पद पर बैठे हुए थे, बायस। अब दर्शकों, सियासत हो रही है और देश में चुनाव भी चल रहे हैं, लेकिन इस बीच आज एक ऐसी खबर आई जिसने सभी का ध्यान खींचा, और वो खबर है दर्शकों हरीश राणा की, एक बेटे के आखिरी विदाई की। और आज हरीश को लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे हटाया जा रहा है, इच्छा मृत्यु दी जा रही है। और हरीश जो 13 साल पहले कोमा में चले गए थे, तब से उनके परिवार वाले काफी मेहनत कर रहे थे हरीश को बचाने की। अगली तस्वीर दिखाइए। हरीश 13 साल बाद, 13 साल पहले कैसे दिख रहे थे और अब उनकी स्थिति यह है, और देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। अभी धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। हरीश, जिनके माता पिता ने काफी मेहनत की और वो लगातार सेवा में लगे रहे, उन्हें बचाने के लिए कार्य किया, लेकिन अब उन्हें अलविदा कह दिया है। और दर्शकों, इसे लेकर आज देश भर में भी चर्चा की जा रही है। लेकिन आपको बताएं, मौत एक सत्य है, आखिरी सत्य, जिसे कोई झुठला नहीं सकता है, कोई टाल भी नहीं सकता है। अक्सर हम कहते हैं कि मौत कब आ जाए किसी को मालूम नहीं, लेकिन गाजियाबाद के हरीश राणा के केस में इस सत्य को झुठला दिया गया है। हरीश की मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी है, बस चंद घंटे और ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन की बात है, और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। जरा सोचिए उसकी मां पर क्या बीत रही होगी, जो अपने बेटे की आखिरी सांस का इंतजार कर रही है। उस पिता पर क्या गुजर रहा होगा, जो अपने बेटे की जल्द मौत की आस लगाए बैठे हैं कि वो दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। सुनने में अटपटा लगेगा दर्शकों आपको, लेकिन ये 100% सच है। एम्स के सूत्र बता रहे हैं, हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शरीर से सामान्य रूप से सांस लेने वाली पाइप को हटा दिया गया है। पोषण के लिए PEG फीडिंग ट्यूब को भी हटा दिया गया है, और पूरी प्रक्रिया दर्द रहित तरीके से और धीरे धीरे की जा रही है। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश है कि हरीश को कोई तकलीफ ना हो, वो प्राकृतिक सम्मानजनक तरीके से अंतिम यात्रा पूरी करें। लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले एक वीडियो आया दर्शकों, और वो वीडियो जिसने भी देखा वो अंदर से टूट गया। हरीश को एम्स पहुंचाए जाने से पहले, जिसमें उनकी एक मुंह बोली बहन उन्हें आखिरी विदाई दे रही है। ब्रह्म कुमारी समाज से आने वाली इस बहन ने इस मौके पर जो शब्द कहे हैं वो आपको भी रुला देंगे, सुनिए जरा। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? सुना आपने? वो बहन कह रही हैं, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। ये शब्द दिल को छू रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें बीते शनिवार की है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश को गाजियाबाद से दिल्ली के एम्स लाया जा रहा था। इस दौरान हरीश के पिता अशोक राणा, उनकी मां निर्मला देवी मौजूद थी।
हरीश राणा के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि बेटे की हालत सालों से ठीक नहीं हो रही है, कोई सुधार नहीं हुआ और डॉक्टर्स भी ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। ऐसे में उनके बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने इजाजत दी, जो देश में अपनी तरह का पहला मामला है। 32 साल के हरीश राणा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और 2013 में हरीश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ गए। एक दुर्घटना हुई दर्शकों उनके साथ और हॉस्टल में 4थी मंजिल से नीचे गिर गए। हरीश के सिर में गंभीर चोट आई, विभाग को दिमाग को भारी नुकसान भी पहुंचा। चोट इतनी गहरी थी दर्शकों कि दुर्घटना के वक्त वो अनकॉन्शियस हो गए और 13 साल से वो कोमा में रहे। सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसके बाद परिवार की सारी उम्मीदें टूट गई। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेटे को इच्छा मृत्यु देने की गुहार लगाई, जिसके बाद इंजीनियर बनने का वो सपना भी संजो रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ और अब हरीश हमें छोड़कर जा रहे हैं। वाकई दर्शकों, मौत एक सत्य है और एक माँ बाप के लिए अपने बेटे की विदाई अब किसी बोझ से कम नहीं रही है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूं क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है। परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। देश भर में दर्शकों यही कहा जा रहा है कि हरीश की आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है श्रीमद् भगवत गीता से। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हजारों दीप जलाकर मंदिर रोशन करने से बेहतर है किसी अंधेरे में एक उम्मीद का दिया जलाया जाए। और आप परमात्मा को 56 भोग तो लगा देते हैं, पर द्वार पर खड़े भूखे को खाली हाथ लौटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भी तब प्रसन्न होते हैं जब आप उनके बनाए हुए बंदों को उनकी दिल से सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो सभी की मदद करें, अपना ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।